कोरोना वायरस आज इसने पूरी दुनिया पे अपनी छाप छोड़ दी है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि छाप छोड़ भी रहा है। तो और अभी गवर्नमेंट ने लॉकडाउन भी बढ़ा दिया है 3 मई तक का। तो ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब हम इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे कि लॉकडाउन कब तक हटाया जाएगा, गवर्नमेंट हॉटस्पॉट एरिया को डिक्लेयर करती है, हर्ड इम्यूनिटी थ्रेशोल्ड क्या है, ये वर्ड आपने शायद पहली बार सुना होगा। तो इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, कोविड-19 क्या है, लॉन्ग लास्टिंग है, क्या है, बहुत लंबा चलेगा। और अपर कॉर्नर में फॉर्मूला दिख रहे हो आप, एक HIT यानी कि हर्ड इम्यूनिटी थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू 1-1/R0 या फिर R0 ही बोलते हैं इसे। तो ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला ही बेसिस है लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का। तो इस लॉकडाउन के पीछे साइंस क्या है, ऐसे ही सवालों के जवाब हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में ढूंढने की। तो आप बहुत ध्यान से देखना आज का एपिसोड। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ओके गाइस, तो इससे पहले मैं 2 वीडियो और ला चुका हूँ कोरोना वायरस के ऊपर। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और सेकंड वीडियो में कि बॉडी में जाने के बाद वो ऐसा क्या करता है जिससे हमारी बॉडी अफेक्ट होती है, यानी कि सेल डेड हो जाते हैं, वो क्यों होता है ऐसा, वो सब मैंने अपनी दोनों प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है। तो आप उन वीडियो को भी देख लेना। ओके, तो यहाँ देखो आप, जो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है बेसिक रिप्रोडक्टिव रेशियो, ये क्या होता है ना। तो देखो आप इन क्वेश्चनों के टेक्निकल आंसर की तरफ जा रहे हैं तो कुछ नए वर्ड्स मिलेंगे आपको, ध्यान से समझना आप उन चीज़ों को। इट इज़ द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ केसेस डायरेक्टली जनरेटेड बाय वन केस इन अ पॉपुलेशन, यानी कि एक केस से कितने एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ केसेस निकल के आ रहे हैं, एक केस से 2 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, उसे बोलते हैं बेसिक रिप्रोडक्टिव रेशियो। और एक कहाँ पे, वेयर ऑल इंडिविजुअल आर सस्पेक्टेबल, जहाँ पे सारे ही इंडिविजुअल क्या हो, सस्पेक्टेबल हो। जैसे मान लो कोई एरिया है और उस एरिया में जितने भी लोग रह रहे हैं सारे ही सस्पेक्टेबल हो, यानी कि सारे ही वल्नरेबल हो उस डिजीज़ के लिए, यानी कि किसी के पास कुछ भी प्रोटेक्शन ना हो, कोई मास्क ना घूमता हो, जो भी मिलता हो गले मिलते हो, हाथ मिलाते हो, है ना। तो कुछ भी प्रोटेक्शन ना हो, सारे ही इंडिविजुअल सस्पेक्टेबल हों, ठीक है। तो ऐसी पॉपुलेशन में हम R0 निकालते हैं, बेसिक रिप्रोडक्टिव रेशियो निकालते हैं, ठीक है। तो अगर R0 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या है, जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड होने के लायक है, स्प्रेड हो सकता है वो। और अगर R0 की वैल्यू लेस देन 1 है तो इसका मतलब क्या है कि वो स्प्रेड होने लायक नहीं है, फिर वो इतना एबल नहीं है कि वो स्प्रेड हो भी सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने जो इसकी डेफिनेशन है बेसिक रिप्रोडक्टिव रेशियो की, उसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है। अंडरलाइन क्यों कर रखा है वो मैं आपको अगले जो हमें जो स्लाइड्स आएंगे उसमें बताऊँगा मैं आपको। तो इस अंडरलाइन का एक मतलब है ना, वो समझाऊंगा आपको अपकमिंग स्लाइड्स में। ओके, वैल्यू ऑफ R0 इन केस ऑफ कोरोना वायरस 2 और 3, वैल्यू R0 की वैल्यू 2 और 3 या फिर इनके बीच में है, ये बोल सकते हो आप, ठीक है। इसका मतलब भी क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। देखो इसमें कुछ टर्म मैंने बताया, ऐसे आपको कुछ टर्म ऐसी आएंगी जो आपने नहीं सुनी होंगी, तो पहले उन टर्म्स को क्लियर करना जरूरी है, उसके बाद ही हम एक डिसीजन पे, एक कंक्लूजन में पहुंच पाएंगे। तो आप थोड़ा पेशेंस बनाए रखना। ओके, एंड लास्ट वन इज वैल्यू ऑफ R0, लार्जर द वैल्यू ऑफ R0 हार्डर टू कंट्रोल इट, यानी कि जितनी ज़्यादा R0 की वैल्यू होगी उतना ही इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। अगेन ये भी हम बाद में समझेंगे, अभी इसी वीडियो में अपकमिंग स्लाइड्स में। ओके, देखो अब R0 की वैल्यू डिपेंड करती है 3 नंबर के ऊपर। तो जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है कि द नंबर ऑफ डेज एन इन्फेक्टेड पर्सन रिमेन्स इनफेक्टिव, कितने दिनों तक एक पर्सन इन्फेक्टिव रहता है, यानी कि कितने दिनों तक वो पर्सन दूसरों को इन्फेक्शन दे सकता है ना। तो वो नंबर क्या है आप जानते हो सब, 14, 14 डेज के लिए क्वारंटाइन करते हैं ना। सेकेंड वन, द चांस दैट अ सस्पेक्टेबल पर्सनस अवेलेबल टू इन्फेक्ट, मतलब पर्सन है कितने पर्सनस अवेलेबल हैं इन्फेक्शन के लिए, यानी कि उस एरिया में कितने लोग हैं जो घूम रहे हैं, कितने लोग हैं जो वल्नरेबल हैं डिजीज़ के लिए। ओके, एंड थर्ड वन इज द चांस दैट अ सस्पेक्टेबल पर्सन गेट्स इन्फेक्टेड, कि जो सस्पेक्टेबल पर्सन है जो घूम रहा है, क्या वो इन्फेक्टेड, कितने चांस है कि वो इन्फेक्टेड हो सकता है। जैसे मान लो कोई पर्सन घूम रहा है, अब उसने मास्क भी लगा रखा है, सब कवरिंग कर रखी है, बाहर निकलता है, मतलब कुछ रिक्वायरमेंट है उसकी, ऐसे लॉकडाउन में बाहर नहीं निकलना चाहिए जब तक बिल्कुल ही ज़रूरत ना हो,
और अगर निकल भी रहा है और निकलने के बाद घर पे जो आया उसने सैनिटाइज किया अपने हैंड्स को, तो अगर वो इतनी प्रिकॉशंस यूज़ कर रहा है तब उसके वल्नरेबल होने के चांसेस या फिर उसके डिजीज होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम है। ठीक है, तो इन 3 नंबर्स पे डिपेंड करता है आर नोट की वैल्यू। ओके, तो सबसे आसान तरीका क्या है आर नोट को दूर कर लोग कम करने का? जैसे आपने पहले स्लाइड में देखा कि जितनी ज़्यादा आर नोट की वैल्यू होगी उतना ही उसको कंट्रोल करना उसको मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो आर नोट वैल्यू कम करने का तरीका क्या है? एक सिंपल सा वे है कि अपने आप को डिस्टेंस रखो एवरी अदर पर्सन से, हर पर्सन से अपने आप को अलग रखो। ठीक है, हर पर्सन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि जो इन्फेक्शन वाले पर्सन है उन्हीं से अलग रहना है आपको, नहीं, सबसे ही दूर रहो। थोड़ा सोशल डिस्टेंस का मतलब ये होता है ना। क्योंकि जैसे मान लो कोई पर्सन ए है, कोई पर्सन ए है, उसको कोरोना वायरस हो गया, इनफैक्ट उसमें कोरोना वायरस आ चुका है, लेकिन सिम्टम्स उसके दिखेंगे 10 तारीख को, मान लो उस पर वायरस में उसको इन्फेक्ट किया। अब सिम्टम्स दिखेंगे मान लो उस पर्सन में 14 तारीख को, अभी 14 तारीख को सिम्टम्स दिखेंगे, तो मान लो 12 तारीख को आपसे कॉन्टैक्ट में आ गए, तो 12 तारीख को क्या होगा, वो वायरस आपकी बॉडी में भी जाने के चांसेस बन जाएंगे, है ना। तो इसलिए अपने आप को हर पर्सन से दूर रखो, चाहे उसमें कोरोना वायरस के सिम्टम आपको दिख रहे हैं या फिर नहीं दिख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अ पर्सन हु इज इन्फेक्टेड और हैज़ रिकवर्ड कैन नॉट बी इन्फेक्टेड अगेन। यानी कि जो पर्सन उससे ठीक हो रखा है बीमारी से, वो पर्सन दोबारा से इन्फेक्टेड नहीं हो सकता। देखो ये जो बात है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये डिबेटेबल पॉइंट है, यानी कि कुछ का मानना है हो सकता है, कुछ का मानना नहीं हो सकता। ये पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे इसलिए क्योंकि ये द हिंदू के अभी साइंस एडिटोरियल में आया था, तो मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। लेकिन अभी साइंटिस्टों ने पाया है कि जो ठीक होने वाले के पर्सन में भी ऐसा नहीं है कि एंटीबॉडी मिली है, बहुत कम मिली भी है, तो काफ़ी कम अमाउंट में मिली है ना। तो कुछ कह नहीं सकते इस बारे में, लेकिन इसके पीछे जो लॉजिक है वो एक समझ लो आप। लॉजिक क्या है, जैसे मान लो हमारी बॉडी है, कोई बॉडी है और उस बॉडी में आज तक वो वायरस कभी नहीं आया, तो जैसे ही पहली बार वो वायरस उस बॉडी में एंटर करेगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी समझ नहीं पाएगी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है कि उससे कैसे रिएक्ट करना है, उसको कैसे हराना है। तो ऐसे केसेस में हम खुद डिजीज हो जाएंगे, हम खुद बीमार पड़ जाएंगे, है ना। लेकिन जो पर्सन उससे रिकवर हो रखा है, अब सोचो किसी पर्सन को बीमारी हो चुकी है कोरोना वायरस, अब वो पर्सन ठीक भी हो गया इससे, ठीक कैसे, उसकी बॉडी में एंटीबॉडी बनी, उसके इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडी बनाई, तो इसलिए वो ठीक भी हो गया। जो एंटीबॉडी बनी, अगर वो एंटीबॉडी लेके हम किसी दूसरे पर्सन में डाल दें, किसी दूसरे पर्सन में डालते, उसके दूसरे पर्सन के अंदर एंटीबॉडी आ जाएगी वो वाली, इसलिए वो दूसरा पर्सन उस बीमारी से लड़ सकता है, कोरोना वायरस से। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कोई पर्सन ए है, ठीक है, वो ठीक हो चुका है कोरोना वायरस से। अब अगर हम इसकी एंटीबॉडी किसी बी पर्सन को दे दें जो अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हुआ है, तो क्या होगा, इस पर्सन के अंदर एंटीबॉडी आ गई। अब जैसे ही वायरस यहाँ पे आके अटैक करेगा इस पर्सन को, तो इसकी इम्यून सिस्टम बी वाले पर्सन का पहचान लेगा कि तो वायरस वही जो पहले भी हम पे अटैक कर चुका है, तो वो इस वायरस को हरा देंगे, डिफीट कर देंगे। ठीक है, इस टेक्निक को वैक्सीनेशन भी बोलते हैं कि पहले से ही वायरस से इन्फेक्ट करा देना, ताकि बाद में तो दोबारा वायरस आए तो वो बच जाए, वो बॉडी बच जाए और वायरस जो है वो ख़त्म हो जाए। वायरस बैक्टीरिया जो भी है, यहाँ पे पैथोजन की बात चल रही है, ठीक है। और इसी कॉन्सेप्ट पे निकाल के लेके आए प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी मतलब ब्लड में से प्लाज्मा लेके दूसरे पर्सन में डाल से, मान लो ए पर्सन है वो ठीक हो गया, तो इसका प्लाज्मा लेके, यानी कि इसका ब्लड लेके, ब्लड में प्लाज्मा होता है, वो प्लाज्मा लेके बी को दे देना, तो बी के अंदर भी क्या आ गई, एंटीबॉडी आ गई। ठीक है, अब प्लाज्मा थेरेपी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, अगर इसमें बताऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, और वैसे ही है ना, तो लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर आप भी नहीं देखोगे लंबी वीडियो की, 2-3 घंटे की वीडियो कोई भी देखना पसंद नहीं करता। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हर्ड इम्यूनिटी के बारे में मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था। अब हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, देखो जैसे जैसे पर्सन उससे इन्फेक्ट होते रहेंगे, वैसे वैसे उनके अंदर एक एंटीबॉडी डेवलप होती रहेगी। तो जिन जिन पर्सन के अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है उस बीमारी से लड़ने की, उस इम्यूनिटी को बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो एन इंक्रीजिंग नंबर, यहाँ पे डेफिनेशन जो लिखी हुई है, एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पर्सन इन द कम्युनिटी विल हैव गेन्ड इम्यूनिटी फ्रॉम हैविंग बीन इन्फेक्टेड अर्लियर। जो पहले इन्फेक्ट हो चुके हैं उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, और इस इम्यूनिटी को बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो इसका मतलब समझ गए आप हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है,
कि जितने लोगों में वो इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है उस इम्यूनिटी को बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। जैसे मान लो 100 लोग रहते हैं यहीं पे, 100 पीपल्स हैं, उनमें से 80 लोग जो हैं वो इस बीमारी से इन्फेक्ट हो गए, ठीक है, और बाद में 60 लोग ठीक हो गए, तो 60 लोग के अंदर एक हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है। ओके, अब आगे देखो आप, जो इन्होंने फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, एज द इन्फेक्शन स्प्रेड देयर विल बी लेस एंड लेस नंबर ऑफ अनइन्फेक्टेड पर्सन टू इन्फेक्ट। जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे कम से कम नंबर रहेंगे, इन ऐसे पर्सन रहेंगे जो इन्फेक्ट हो सकते हैं। इसका मतलब समझ में आया आपको? समझ लेते एग्जाम्पल लेके। वो एग्जाम्पल 100 लोग हैं, 80 लोगों को ये बीमारी हो गई, तो अब 20 लोग ऐसे हैं जो कि इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो देखो जैसे ही नंबर बढ़े, इन्फेक्शन बढ़ा, 80 लोगों को हुआ, वैसे ही कम से कम नंबर रह गए ऐसे लोग जो इन्फेक्ट हो सकते हैं। अगर यहाँ पे 60 होता तो यहाँ पे 40 होता, अगर यहाँ पे मान लो 90 हो जाता, यानी कि और बढ़ गया इन्फेक्शन, तो अब सिर्फ 10 लोग बचे हैं ऐसे जिनमें इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, कहीं मेरे पास पॉइंटर नहीं है और अभी लॉकडाउन भी चल रहा है तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता। तो जैसे ही ये ख़त्म होगा मैं ग्राफिक पैड ले आऊँगा, फिर हम और अच्छे से कवर कर देंगे इस चीज़ को, मतलब वीडियोस हमारी और भी अच्छी हो जाएंगी। आपको थोड़ी राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही होगी, ठीक है। समझ में आपको हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? ओके, पैंडेमिक, अच्छा मैं ओके बोलते रहता हूँ, मुझे पता नहीं कि आपको समझ में आया भी है या नहीं आया। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। मैं आपको लास्ट में अपना इंस्टाग्राम आईडी भी दे दूंगा, आप उस पर पूछ सकते हो। अगर आपको कमेंट बॉक्स में पूछने में एक हेजिटेशन हो रही है तो आप वहाँ भी पूछ सकते हो, ऐसे कोई इसमें बात नहीं है। ओके, क्या ये पेंडेमिक कभी ख़त्म होगा? क्या ये महामारी कभी ख़त्म होगी? तो हाँ, ये महामारी ख़त्म होगी। कैसे होगी वो देख लो आप। जैसे जैसे हर्ड इम्यूनिटी बढ़ेगी, है ना, आप समझ बच्चों को हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है कि पर्सन के अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है इस वायरस से लड़ने के लिए। तो जैसे जैसे लोगों में एंटीबॉडी डेवलप होने लग जाएंगी, यानी कि हर्ड इम्यूनिटी बढ़ने लग जाएगी, वैसे वैसे कम से कम नंबर मिलेंगे, लोग मिलेंगे ऐसे जो कि इन्फेक्ट हो सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि 80 लोगों को हुआ तो 20 लोग ही रह गए, बस अब 90 हो जाएगा तो 10 लोग ही रह जाएंगे, है ना। तो वैल्यू, अच्छा जो मैं बोल रहा हूँ कि अगर जैसे जैसे बढ़ेगा वैल्यू कम हो जाएगी, इसका मतलब ये मत समझ लेना आप कि ऐसा होना चाहिए कि बहुत सारे लोगों को हो जाए ये और फिर सारे लोग इम्यून हो जाएंगे इससे। मेरा मतलब यहाँ पे ये नहीं है। इसका मतलब, मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि ये कॉन्सेप्ट है। अगर हम ऐसा ही इम्यूनिटी डेवलप करने के दो तरीके हैं, तो खुद वायरस से इन्फेक्ट करा दो उन पर्सन को, या फिर उन पर्सन के अंदर ऐसी एंटीबॉडीज डाल दो जिससे ऐसा हो जाए कि उसके अंदर एंटीबॉडीज आ जाए वायरस से लड़ने के लिए, ना कि डायरेक्टली वायरस से अटैच होना पड़े उनको, मतलब बिना इन्फेक्ट हुए एंटीबॉडीज आ जाना। तो तभी तो हर्ड इम्यूनिटी बढ़ जाएगी ना। तो मेरा मतलब यहाँ पे उस तरीके से है, वो समझना कि आप तो सारे घर से बाहर निकलने के लिए बोल रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा। लॉकडाउन है उसको फॉलो करो आप लोग, और ज़रूरी भी है ये, ठीक है। तो अगर मैं जब बता रहा था कि बहुत कम लोग रह जाएंगे, जब ऐसे बहुत कम लोग रह जाएंगे तो आर नॉट की वैल्यू क्या होगी? आर नॉट की वैल्यू डेफिनेटली लेस देन 1 चली जाएगी। और याद को फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि अगर आर नॉट की वैल्यू लेस देन 1 हो जाती है तो ये वायरस स्प्रेड होने के लायक नहीं रहता। तो बहुत कम केस आएंगे, जब बहुत कम केस आएंगे तो स्प्रेड डिजीज़ का स्लो हो जाएगा और पेंडेमिक विल एंड। तो यहाँ पे हैप्पी एंडिंग हो जाएगी अगर ऐसा होता है तो, और होगा ऐसा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस कोविड-19 इज़ लॉन्ग लास्टिंग, है ना, क्या ये बहुत लंबा खींचने वाला है? देखो, इससे पहले को टर्म समझनी पड़ेगी आपको, सीरीज इंटरवल क्या होता है। सीरीज इंटरवल क्या होता है? द लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन अपीयरेंस ऑफ टू सक्सेसिव पर्सन्स विद सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन इज कॉल्ड सीरीज इंटरवल। देखो, ये तो मैंने लिखा हुआ पढ़ दिया, बहुत आसान काम है, समझा देता हूँ इसका मतलब क्या है। देखो, जैसे मान लो ए पर्सन है जिसको कोरोना वायरस हो गया, उसको सिम्टम्स दिखे इस पर्सन के 10 तारीख को, ठीक है, 10 मार्च को मान लो, और इसके अब जो पास वाला पर्सन है कोई बी, मान लो साथ में रहता था या फिर जो भी था, उस पर्सन में सिम्टम्स दिखे हम 16 मार्च को। तो जो बीच में 6 दिन का गैप आया ना, ये है सीरीज इंटरवल। समझ में आया आपको? दो सक्सेसिव पर्सन के बीच में जो सिम्टम्स के बीच में जो गैप आ रहा है लेंथ ऑफ टाइम का, उसे बोलते हैं सीरीज इंटरवल। अब जितना कम ये इंटरवल होगा उतना ही स्पीड होगी फैलने की उसकी, जितनी इंटरवल कम होगा उतनी ही वायरस के फैलने की स्पीड ज़्यादा होगी। जैसे जो सार्स कोरोना वायरस 2 है, अच्छा 2 क्यों बोलते हैं इसको? कि 2008 में, हाँ शायद 2008 में ही आया था, ये पहले भी आ चुका है, ठीक है, तो इसलिए इसको 2 नाम दिया है। सीरीज इंटरवल क्या है? कोरोना वायरस के केस में 5 and 7 days,
और इन्फ्लुएंजा के केस में क्या है, जो छींक जुकाम होता है हमें, वह है सिर्फ 1.3 डेज, यानी कि किसी ए पर्सन को अगर छींक आई है 10 तारीख को इन्फ्लुएंजा हुआ है, तो बी वाले पर्सन को 11 तारीख को सिम्टम दिख सकते हैं उसके। तो देखो कितनी जल्दी एक दिन में फैल गया, वहाँ पे वो 6 दिन में फैल रहा था। तो इसका मतलब क्या है, जो कोरोना वायरस है वो धीरे फैल रहा है। और इन्फ्लुएंजा 6 टाइम्स फास्टर देन कोरोना वायरस 19, यानी कि जो कोरोना वायरस से जो इन्फ्लुएंजा है वो 6 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। तो ये अच्छी बात है बुरी बात है, यानी कोरोना वायरस धीरे फैल रहा है, ये अच्छी बात है बुरी बात है। देखो ये अच्छी भी है और बुरी भी है, दोनों ही है। क्यों अच्छी बात? इसलिए क्योंकि बहुत धीरे धीरे फैल रहा है, तो बहुत कम लोगों में हो रहा है ना। जितने कम लोगों में होगा उतना अच्छा है, जिन लोगों में हो रहा है उनको अलग करो आप, और जो सेफ है उनको सेफ रखो। तो इस तरह से बचा जा सकता है, टाइम लगेगा। और बुरा क्यों है? क्योंकि अब भी फैल रहा है, इसलिए बुरा है। ठीक है, तो समझ में आया आपको वाला कॉन्सेप्ट? ओके, अब लॉकडाउन कब हटेगा, है ना। ये क्वेश्चन आपके मन में पहले से ही आ रहा होगा कि लॉकडाउन कब हटेगा, लॉकडाउन बढ़ाया भी क्यों है वो भी समझ लो आप। देखो क्या होता है, हम लॉकडाउन तब तक नहीं हटा सकते जब तक कि एक मिनिमम लेवल ऑफ इंडिविजुअल्स को इम्यूनिटी नहीं मिल जाती, यानी कम से कम लोगों को इम्यूनिटी मिल जाए, मतलब एक मिनिमम लेवल तक इम्यूनिटी मिल जाए, तब हम इसको हटा सकते हैं। और उस मिनिमम लेवल को बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी थ्रेशोल्ड। क्या बोलते हैं? हर्ड इम्यूनिटी थ्रेशोल्ड। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में जब फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या था? HIT, यानी कि हर्ड इम्यूनिटी थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू 1 - 1/R0, है ना। और मैंने यहाँ पे आपको ये भी बताया था कि R0 की वैल्यू 2 to 3 हो सकती है, इनके बीच में भी हो सकती है। सपोज करो R0 की वैल्यू 2 है ना, तो क्या आ गया 1 - 1/2, यानी कि 0.5। इसको परसेंटेज में निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 50%, है ना। और अगर 3 वैल्यू होगी तो कितना आंसर आएगा? 67%। देखो मैथ भी पढ़ा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे, है ना। चलो 67% आ गया, यानी कि अगर हम जैसे हम सेफ खेल, इसका मतलब 50 और 67% का मतलब क्या है कि अगर R0 की वैल्यू 3 है, जैसे कि हम सेफ खेलने के लिए हम 3 लेते हैं वैल्यू इसकी, तो कम से कम 67% लोगों को, इट मीन्स दैट लॉकडाउन शुड बी लिफ्टेड ओनली आफ्टर 67% ऑफ द पॉपुलेशन बिकम्स इम्यून, कि कम से कम 67% ऑफ द पॉपुलेशन को इम्यून होना पड़ेगा, यानी कि 67% लोगों के अंदर एंटीबॉडी होनी चाहिए, तब हम ये लॉकडाउन हटा सकते हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन पक्का आ रहा होगा कि 67% यानी कि 130 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है हमारे, इसमें 67% कर देंगे तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, ये तो पता नहीं कब तक होगा ऐसा। तो अब याद करो फर्स्ट स्लाइड, उसमें मैंने आपको एक अंडरलाइन वाला बोला था कि ये आगे काम आएगा, है ना। काम कैसे आएगा वो अब देखो आप। मैंने आपको वहाँ पे अंडरलाइन में क्या था, वेयर ऑल इंडिविजुअल्स आर सस्पेक्टेड, जहाँ पे सारे ही इंडिविजुअल सस्पेक्टेबल है। लेकिन इंडिया वाले केस में तो ऐसा है ही नहीं, सस्पेक्टेबल सिर्फ वही लोग हैं जहाँ पे मिला है, बाकी सारे लोग तो घर में ही बंद है ना अपने, यानी उनके आसपास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे गवर्नमेंट फटाफट सील कर देती है, उसको हॉटस्पॉट एरिया बना देती है। तो हॉटस्पॉट एरिया बहुत कम है, 130 करोड़ हॉटस्पॉट एरिया, 130 करोड़ पूरी पॉपुलेशन सस्पेक्टेबल नहीं है हमारी, बहुत कम पॉपुलेशन है उसमें। तो उस कम पॉपुलेशन का 67% इम्यून होना चाहिए, ये मतलब है इसका। समझ में आया आपको? यानी एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो 100 लोग हैं, है ना, उनमें से जहाँ पे 40 लोग रह रहे हैं, बस वही एरिया हॉटस्पॉट वाला एरिया है। तो इस 40 में से यहाँ पे 40 मतलब 40 के 40 ही सस्पेक्टेबल है ना, उनमें से 10 लोगों को हो चुका है 40 में से, बाकी 30 भी सस्पेक्टेबल के अंदर में आ गए। तो इन 40 में से 67, इस 40 का 67% लोगों के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जानी चाहिए, तब हम लॉकडाउन को हटा सकते हैं। क्लियर है? ओके। फर्स्ट वीडियो में मैंने फर्स्ट वीडियो कह रहा हूँ सॉरी, इससे फर्स्ट स्लाइड में मैंने एक बात और कही थी कि R0 की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा ये इफेक्ट करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो R0 की वैल्यू आ गई, मैं ले लेता हूँ R0 की वैल्यू यहाँ पे 10 है, ठीक है, अभी 2 और 3 है, मैं 10 लेके चलता हूँ। मैंने उसमें बताया था कि जितनी ज़्यादा R0 की वैल्यू होगी उतना ही कंट्रोल करना इसको मुश्किल हो जाएगा, है ना। अब देखो कंट्रोल करना मुश्किल कैसे हो जाएगा, फॉर्मूला यूज़ करते हैं 1 - 1/R0, है ना। R0 की जगह लिख देता हूँ मैंने क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। क्या आंसर आ गया?
1 माइनस 0.1 यानी कि 0.9। इसको परसेंटेज में करोगे तो क्या आएगा 90%। लेकिन 90% पॉपुलेशन इम्यून होनी चाहिए, और जितना ज़्यादा नंबर बढ़ता रहेगा यानी कि 90%, 92%, 95% पॉपुलेशन इम्यून होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट के लिए उतना ही टास्क है, मुश्किल होता रहेगा। इसलिए आर नॉट की जितनी ज़्यादा बढ़े उतना ही हमारे लिए नुकसान है। ओके गाइस, तो ये थी हमारी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो गाइस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। पसंद नहीं आती तो डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन डिसलाइक क्यों किया ये बता देना जरूर कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आगे अपनी अपकमिंग वीडियोज़ को मैं वो इम्प्रूवमेंट ला सकूँ जो आपको चाहिए। ठीक है गाइस, और आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो आप, या फिर यहाँ पे मैंने आपको अपनी एक सेकेंड, मैंने आपको अपने यहाँ पे इंस्टाग्राम आई डी दे रखी है, निखिल_शर्मा 19964। इस पर भी आपने डाउट पूछ सकते हो। ओके गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।